if the abundance of 35 BR 79, 35 BR 79 isotope is 49.7% is 49.7% and that of 35 BR 81 35 BR 81 isotope is 50.3%. 50.3%. Calculate the average atomic mass. Calculate the average atomic mass. Calculate the average atomic mass of bromine. Calculate the average atomic mass of bromine. जब एवरेज एटॉमिक मास की बात करी जा रही है तो हम ये देखेंगे कि ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हैं वो, तो हम ये देखेंगे कि ब्रोमीन जो है या कोई भी एलिमेंट जो होता है, अगर उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, अगर उस एलिमेंट की अलग अलग दो फॉर्म्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम उन दो अलग अलग फॉर्म्स को क्या बोल देते हैं, उसके आइसोटोप्स। अब इन्होंने क्या बोला कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप तो ये है 35 Br 79। Br क्या हो गया ब्रोमीन का सिंबल, 35 क्या हो गया उसका एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा जाता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एक तो ब्रोमीन का एक आइसोटोप ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 79 है, दूसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 81 है। तो ये वाला है ना 79 वाला जो आइसोटोप है, ये नेचर में कितना अबंडेंस, अबंडेंस मतलब ये कितना मिलता है, कितनी इसकी अवेलेबिलिटी है। इसकी अवेलेबिलिटी है 49.7%, 49.7%। और जो दूसरा इसका आइसोटोप है यानी कि 81 जिसका एटॉमिक मास है, ये वाला जो आइसोटोप है, ये कितना मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अबंडेंस का मतलब अवेलेबिलिटी कि ये कितना कितनी परसेंटेज में ये मिलता है। ये मिलता है 50.3%। मतलब अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन को ढूंढेंगे नेचर में, तो नेचर में ब्रोमीन हमको 49.7% तो हमको ये वाला ब्रोमीन मिलेगा और 50.3% हमको ये वाला ब्रोमीन मिलेगा। ठीक, अब वो एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा देयरफॉर बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जिसका एटॉमिक मास 79 है, ये वाला ब्रोमीन हमको कितना मिलता है 49.7%। तो इसको मैं लिखूंगा 49.7% ऑफ 79, 49.7% ऑफ 49.7% ऑफ 79 प्लस 50.3% ऑफ 81। ये हो गया। अब गुड, 49.7%, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 49.7 अपॉन 100। 49.7 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 79 प्लस 50.3% का मतलब होता है अपॉन 100, तो 50.3 अपॉन 100 इंटू 81, ये हो गया
इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा 49.7 इंटू 79, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जाएगा 49.7 इंटू 79, 9 7 63, 6 कैरी आ गया, 9 9 81 और 6 87, 8 कैरी आ गया, 9 4 36 और 8 44, 4473, फिर 7 को मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 9 63 और 4 67, 6 कैरी आ गया, 7 4 28 और 6 34, ये 3 हो गया, 7 प्लस 9 हो गया 16, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 और 4 9, और ये हो गया 3 39263, लेकिन पॉइंट इधर लग जाएगा 3926.3 अपॉन 100, 3926.3 अपॉन 100, ठीक है। ये तो इस वाले का मास हो गया, जो 79 वाला कितना मिलता है 49.7%, फिर 81 मास वाला कितना मिलता है 50.3%, तो 80 81 इंटू 50.3 करिए, 1 3 जा 3 0, 1 5 जा 5, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0 और 2 2, 8 5 जा 40, 3 0 और 4 4, 5 प्लस 2 7, और ये 0 और ये 4, 40743, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो राइट से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, 4074.3, 4074.3 अपॉन 100, ऐड कर दीजिए इसको, तो पॉइंट के बाद 3, इधर भी पॉइंट के बाद 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 हो गया 10, फिर 1 कैरी आ गया, तो 1 प्लस 9 10 और 0 10, फिर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 अपॉन 100, जब ये 100 है तो डेसिमल, जब मैं इस 100 को काटूंगा तो डेसिमल दो प्लेस, 100 में कितने जीरो है, दो जीरो है, तो डेसिमल दो प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मैंने इसको काट दिया तो डेसिमल दो प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया 80.006 यू, जो एवरेज एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है बेटा यू, स्मॉल यू, 80.006, इसको अप्रोक्सीमेटली के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं, अप्रोक्सीमेटली के लिए इक्वालिटी सिंबल जो होता है ना, ये वाला दो पैरेलल लाइंस, जो ये इक्वालिटी सिंबल होता है, इसको थोड़ा सा कर्व करके बना देते हैं, इसको कहते हैं, इसको तो बोलते हैं इक्वल टू और इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो गया 80 यू, बताइए जी, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बताइए, अक्षत, आदित्य, यस सर। बताइए, दोबारा तो एक्सप्लेन यस करने की सर। जरूरत नहीं है, अक्षत, नो सर। दिव्यांशी, न्यासा, Yes, sir. प्राजक्ता, Yes, sir. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है a sample of an element capital X contains two isotopes, a sample of an element, a sample of an element capital X, a sample of an element capital X contains two isotopes, 8x16 contains two isotopes, 8x16 and 8x18 and 8x18, full stop. If the average atomic mass of this sample, if the
average atomic mass, if the average atomic mass of the sample of the element of this sample, if the average atomic mass of the sample of the element of this sample of the element be 16.2 U, be 16.2 U, comma, calculate the percentage of the two isotopes in this sample, comma, calculate calculate the percentage, calculate the percentage of the two isotopes in this sample, percentage of the two isotopes in this sample. Calculate the percentage of the two isotopes in this sample. In this sample. अब आप ये देखिएगा कि जब परसेंटेज की बात करी जा रही है तो हम परसेंटेज देखते हैं, तो परसेंटेज क्या है, आप ये देखो कि जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो आइसोटोप्स हैं या मान लो तीन आइसोटोप्स भी होंगे, तो जो परसेंटेज होगी ना, परसेंटेज का सम जो है वो हमेशा 100 होता है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे एक दे रखा है मेरे को 49.7%, तो दूसरा 50.3% है। ये जो दोनों परसेंटेज हैं इनको अगर हम ऐड कर दें, आप देखिएगा कि अगर मैं 49.7 और 50.3 अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 7 + 3 10, 1 कैरी हो गया, 1 + 9 10, 1 + 9 10, तो इधर 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5 और 5 और 5 100, 5 और 5 10, तो टोटल 100 आ गया ना। तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी परसेंटेज की बात करी जाएगी तो परसेंटेज प्रपोर्शन हमेशा उसका जो टोटल है वो हमेशा 100 होगा। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर दो आइसोटोप्स दे रखे हैं, एक आइसोटोप है 8x16 मतलब इसका एटॉमिक मास 16 है, दूसरा आइसोटोप है 8x18 मतलब इसका एटॉमिक मास 18 है। जो नीचे लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, जो यहाँ लिखा रहता है वो होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, और जो यहाँ लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक मास। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई जब हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो परसेंटेज हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये वाले आइसोटोप की परसेंटेज स्मॉल x है, तो इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज 100 - x हो जाएगी, तभी तो दोनों का सम 100 बनेगा। तो हम ये कहेंगे लेट द, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टू आइसोटोप्स इन दिस सैंपल, और इसमें क्या है, इसमें मेरे को एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा था ना, वो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर पहले से ही गिवन है। तो यहाँ एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है और दोनों आइसोटोप्स की अलग अलग परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो क्योंकि परसेंटेज का सम टोटल जो है वो 100 होता है, तो हम ये कहेंगे कि अगर पहला आइसोटोप है, अगर पहला आइसोटोप x% है, तो दूसरा आइसोटोप की परसेंटेज 100 - x% होगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात सबको समझ में आ गई? प्रोजेक्टा समझ में आ गया? आदित्य, लेट द let the percentage of isotope, let the percentage of isotope 8x16 be small x। 8x16 जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज को स्मॉल x मान लिया, एंड द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 8x18
ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो ये तो हो गया जी x%, और ये हो गया 100 माइनस x%। एक तो x% हो गया और दूसरा हो गया 100 माइनस x%। तो अब एवरेज एटॉमिक मास जब मेरे को कैलकुलेट करना है तो आप ये देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल X, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 16.2 U, ये दे रखा है 16.2 U, ये हमको दे रखा है। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकाला जाता है, आप ये देखिएगा, यहाँ अलग अलग परसेंटेज दे रखी थी, तो 49.7% ऑफ 79 ये हो गया। तो इसी तरीके से x% माना है मैंने कितने मास वाले को, जिसका मास 16 है, तो x% ऑफ 16, x% ऑफ 16 प्लस दूसरे वाले का मैंने कितना परसेंटेज माना 100 माइनस x% ऑफ 18, 100 माइनस x% ऑफ 18 और इज इक्वल टू 16.2। बताइए जी, क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया x% ऑफ 16, दूसरा हो गया 100 माइनस x% ऑफ 18 इज इक्वल टू 16.2। तो x% ऑफ 16 का मतलब क्या है, x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 100 माइनस x% का मतलब क्या है 100 माइनस x, 100 माइनस x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 16.2। तो ये कितना हो जाएगा 16x अपॉन 100 प्लस 18 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 माइनस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। अब देखिएगा, अब दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 100, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे 100। न्यूमरेटर में क्या आ गया 16x प्लस 1800 माइनस 18x इज इक्वल टू 16.2। ऑब्वियस सी बात है ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिएगा ये क्या हो गया 1800 माइनस 16x माइनस 18x कितना हो गया माइनस का 2x, 1800 माइनस 2x और फिर ये 100 इधर 16.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 पॉइंट गया नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 1800 माइनस 2x इज इक्वल टू 1620 माइनस 2x इज इक्वल टू 1620 माइनस 1800, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1620 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 180, तो माइनस का 180 हो गया, माइनस से माइनस कट गया 290 x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर 100 माइनस x कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 मतलब 10। सो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, मैंने 8x16 वाले की परसेंटेज को x% माना था, तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 8x16 इज 90%। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कितना माना था x% और x की वैल्यू कितनी आई है 90, तो परसेंटेज ऑफ 8x16 इस आइसोटोप की परसेंटेज कितनी आ गई
90%, and percentage of isotope eight x 18 is 10%. बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, Yes. ओके जी, ओके। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे ही आइसोटोप्स हमने कर लिया तो आइसोटोप्स सफिशिएंटली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक टॉपिक और है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। करवाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं ये देखते हैं जरा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में ऐसा है, the isotopes which are unstable due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various types of radiations are called radioactive isotopes। ठीक है, जो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं ना, the isotopes which are unstable due to the presence of extra neutrons, due to the presence of extra neutrons in their nuclei, due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various types of radiations are called radioactive isotopes, are called radioactive isotopes। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये होते हैं कि इस तरीके के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स तो आप समझ गए होंगे। आइसोटोप्स क्या हो गया कि एक एलिमेंट के दो अलग अलग ऐसी फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो हो गए जो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। उनके न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, वो बहुत अलग अलग तरीके की रेडिएशन एमिट करते हैं, तो इसलिए उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोल दिया जाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें जो सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हाई हाई एनर्जी हाई एनर्जी रेडिएशंस emitted by these isotopes are harmful for
human beings. High energy radiations emitted by these isotopes. ये जो आइसोटोप्स हैं ये बहुत हाई एनर्जी के रेडिएशंस एमिट करते हैं और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये रेडिएशंस ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इसका कुछ यूज है या नहीं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कुछ यूज भी होता है। तो इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन देखते हैं और एग्जाम में देखिएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन के साथ साथ उसके एप्लीकेशन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इसके एप्लीकेशंस जरूर कर लेना। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि आइसोटोप्स तो करके चले जाते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स छोड़ देते हैं। अभी एग्जाम में आइसोटोप्स में से पता चला कुछ पूछा ही नहीं और उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से पूछा तो आपका तो पूरी प्रिपरेशन बेकार हो गई ना। तो इस वजह से ये छोटा सा टॉपिक है आइसोटोप्स के बाद का थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको जरूर करके चले जाना। देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो ये जो हाई रेडिएशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं लेकिन कुछ एप्लीकेशंस इनकी यूजफुल भी होती है। वो क्या है? पहला, दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल they are used as a fuel in nuclear reactors as a fuel in nuclear reactors of nuclear power plants. Nuclear reactors of nuclear power plants for generating electricity. For generating electricity. तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। तो वहां पर जैसे हम ये बोलते हैं ना कि अगर मान लो हमारे पास कोई जनरेटर है और वो जनरेटर डीजल से या पेट्रोल से चलता है तो वहां पर फ्यूल क्या हो गया, एक जनरेटर के केस में फ्यूल क्या हो गया, डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया। आपने जनरेटर के अंदर पेट्रोल डाला, पेट्रोल बर्न हुआ और उसके बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी गई। तो हमारे घरों में लाइट आ जाती है और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी घरों में सप्लाई होती है, जो हम बोलते हैं ना कि लाइट आ गई और लाइट चली गई, तो लाइट आ गई तो क्या है कि जो हमारी जो मेन लाइन है, मेन लाइन से जो सप्लाई हो रही है, जो गवर्नमेंट की जो मेन लाइन है उससे जो सप्लाई हो रही है, तो वो जो सप्लाई होती है वो होती कहाँ से है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है तो सोचिए कि वहां पर कितने बड़े बड़े जनरेटर लगते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते होंगे। तो वो जनरेटर किससे चलते हैं, वो चलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स क्या हो गए, बहुत बड़े बड़े जनरेटर हो गए, तो वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल का काम करती हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो पहला इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है। और फिर ऐसे किसी एक आइसोटोप का एग्जांपल वो भी पूछा जाता है, तो एग्जांपल आप बता देंगे यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। ऐसे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एग्जांपल यूरेनियम 235। बेटा युग समझ में आ रहा है? युग समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एग्जांपल यूरेनियम 235। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। दूसरा है दे आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन।
They are used as tracers in medicine. They are used as tracers in medicine to detect the presence of tumors and blood clots. To detect the presence of tumors and blood clots, etc., in the human body, etc., in the human body. देखिए, जैसे हम किसी छोटे दाने की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे चेहरे पर या हाथ पर कहीं पर कोई छोटा दाना निकल गया, ठीक है, जिसको आप पिंपल बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक टाइम के बाद में वो क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद या तो दब जाता है, या तो वो दब जाता है, और अगर वो दबता नहीं है तो वो फूट जाता है। फूट जाता है तो उसमें से आपने नोटिस करा होगा कि उसमें से एक ट्रांसपेरेंट या थोड़ा-सा फिज़ी सा एक उसमें से लिक्विड निकलता है, जिसको हम लिम्फ बोल देते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में पस भी बोल देते हैं। कि ये एक फुंसी हो गई थी या एक दाना हो गया था, तो वो जब फूटा तो उसके अंदर से पस निकला। वो जब पस निकलता है तो उसको आप दबाकर क्लीन कर देते हैं, डेटॉल से साफ कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद वहाँ पर एक क्लॉट जम जाता है, फिर वो क्लॉट भी साफ हो जाता है, फिर फाइनली आपकी स्किन वहाँ से साफ हो जाती है। तो ये जो छोटी-सी कोई फुंसी हुई और फिर उसके बाद में ब्लड क्लॉट हुआ, ये एक्सटर्नल हुआ, मतलब ये बॉडी पर एक्सटर्नली हुआ। अब सोचिएगा कि अगर कोई इसी तरीके की फुंसी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो अगर वो फुंसी फूटती है, तो उसके अंदर से जो पस निकलेगा, आप ये देखिएगा कि वो कितना पॉइज़नस है और वो बॉडी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि वो पॉइज़नस होता है, वो डेंजरस होता है इसीलिए तो जब कभी मान लीजिए कहीं हाथ पर फुंसी निकल जाती है और वो फुंसी फूट जाती है, तो फुंसी जब फूट जाती है, फूटने के बाद में उसको डेटॉल से बहुत अच्छे से क्लीन करा जाता है। क्यों? कि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना रह जाए। लेकिन सोचिए कि बॉडी के अंदर अगर कहीं पर कोई फुंसी निकल जाए और वो फुंसी इस तरह से फूट जाए और फूटने के बाद उसका पॉइज़न फैल जाए, तो बॉडी के अंदर हम कैसे ढूँढ कर हम डेटॉल या कोई भी डिसइन्फेक्टेंट लगाएँगे? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या करा जाता है कि जब कोई इस तरीके की कोई फुंसी निकलती है बॉडी के अंदर, उसको हम बोल देते हैं ट्यूमर, ठीक है? उसको बोल देते हैं ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? एक फुंसी का ही थोड़ा बड़ा रूप है। फुंसी की बड़ी फॉर्म है, उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। तो वो जो ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर ज़्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर वो ज़्यादा डेवलप हो गया, तो फिर वो फाइनली फूटेगा ज़रूर, और जब वो फूटेगा तो फिर वो पॉइज़न पूरी बॉडी में फैला देगा। ये ट्यूमर ही कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। तो जब भी कभी किसी बॉडी में ट्यूमर डिटेक्ट होता है, तो शुरुआत में ही उनको दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और दवाइयाँ जब दी जाती हैं, तो वो जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ उन ट्यूमर्स को खत्म कर देती है। खत्म कर देने का मतलब क्या है? कि उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, अगर वो इतना बड़ा है, तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दबाकर खत्म कर देती है। जैसे हमने देखा ना हमारी बॉडी में एक्सटर्नली भी ऐसी भी फुंसी होती है कि हम मान लीजिए हमारे चेहरे पर फुंसी हो गई, हम उसको ऐसे खुजली कर रहे हैं, उसको ऐसे ही छेड़ रहे हैं, तो वो फूट जाती है। अगर मान लीजिए हम उसको ना छेड़ें, तो वो दब जाती है, खत्म हो जाती है विद टाइम। लेकिन अगर सोचिए कि कोई ऐसी बड़ी फुंसी हो गई है और वो भी बॉडी के अंदर, तो उसको अगर वो ना दबे और वो फूट जाए, तो दैट इज़ डेंजरस, ठीक है? तो अब हम ये कहेंगे कि उन ट्यूमर्स को, उन ब्लड क्लॉट्स को बॉडी के अंदर ट्रेस करके मेडिसिन के थ्रू खत्म करने का काम भी यही करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। दे आर यूज्ड एज़ ट्रेसर्स। ट्रेसर्स मतलब ये ट्रेस करते हैं, उनको फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी में ट्यूमर है, ठीक है? They are used as tracers in medicine to detect the presence of tumors. तो ये ट्यूमर की प्रेजेंस बॉडी में है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये इसका दूसरा एग्जांपल हुआ, दूसरा एप्लीकेशन हुआ, ठीक है? अब इसके बाद तीसरा देखिएगा। they are used they are used in the treatment of cancer. They are used in the treatment of cancer. अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, ठीक है? और एग्जांपल इसका बता देते हैं, कोबाल्ट 60।
ये विद एग्जांपल सारे एप्लीकेशंस याद कर लेना। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट एक एलिमेंट और 60 क्या हो गया उसका एटॉमिक मास। सिमिलरली यूरेनियम इज एन एलिमेंट और 235 क्या हो गया उसका एटॉमिक मास। चौथा एप्लीकेशन बेटा सुन रहे हैं सभी लोग? आदित्य, अक्षत, समझ में आ रहा है? Yes, sir. दिव्यांशी, यस सर। दिव्यांशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड टू डिटरमिन द एक्टिविटी of thyroid gland, which helps activity of thyroid gland, which helps in the treatment of diseases which helps in the treatment of diseases like goiter। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है गले में। अगर वो थायराइड ग्लैंड काफी फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, तो उससे एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, गला काफी फूला हुआ नजर आता है उसमें, गोइटर जो डिजीज होती है। और उसको डिटेक्ट करने में, उसके ट्रीटमेंट में, गोइटर के ट्रीटमेंट में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही यूज होते हैं। ये चौथा इसका एप्लीकेशन हुआ। पांचवा एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, पांचवा एप्लीकेशन देखते हैं। पांचवा एप्लीकेशन है, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, they are used in industry to detect they are used in industry to detect the leakage in underground oil pipelines, to detect the leakage in underground leakage in underground oil pipelines, comma, gas pipelines, and water pipes, gas pipelines and water pipes। तो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो गैस आ रही है, तो वो गैस आ रही है कैसे, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो ऑयल्स जो होता है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के अंदर जो पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल कहाँ पर होता है, तो वो अंडरग्राउंड स्टोर करा जाता है एक ऑयल टैंकर में। ऑयल टैंकर लाकर उसके अंदर पेट्रोल और डीजल डाल देता है, और फिर पाइपलाइन के थ्रू वो आता है बाहर, और फिर हम अपने व्हीकल्स में उनको डलवा लेते हैं, पेट्रोल को या डीजल को। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर अंडरग्राउंड पेट्रोल पाइपलाइन में या गैस पाइपलाइन में या वाटर पाइपलाइन में कहीं पर भी कोई लीकेज हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि पूरी जमीन की खुदाई करके और सारा कुछ चेक करते हो, नहीं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में वो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो जमीन होती है, जमीन के आर पार निकल के, जमीन के आर पार निकल के, और वो डिटेक्ट करके ये बता देते हैं, वो डिटेक्ट करके ये बता देते हैं कि अगर कहीं पर भी लीकेज है, तो वो मान लीजिए कहीं पर कोई बहुत बड़ा पाइप है, मान लीजिए ऐसे एक पाइप है, ऐसे एक पाइप है जमीन के अंदर, और ये जमीन के ऊपर है,
जमीन के ऊपर हमने कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पर रखा, आइसोटोप, वो आइसोटोप जो है वो रेज एमिट करता है, वो रेज एमिट करता है, और हमने किसी मशीन से उसको भेजना शुरू करा, यहाँ पर इसमें होल हो रखा है पाइपलाइन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो टकरा कर वापस आती रही, उसकी रेडिएशन टकरा के वापस आती रही, लेकिन जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर आकर रेडिएशन वापस नहीं आई। तो इससे क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर होल है, तो सिर्फ इतना पोर्शन, इतने पोर्शन की खुदाई करके और ये जो पाइप का हिस्सा है, इस पाइप के हिस्से को रिपेयर कर दिया जाता है। तो इस वजह से पूरी की पूरी पाइपलाइन को खोदकर चेक करने से ज्यादा बढ़िया ये है कि आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करें, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इसी तरीके से यूज भी करा जाए। ये इसके एप्लीकेशन। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है सारे एप्लीकेशंस? यस सर। यस सर। चलिए जी, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल एक डिवाइस होती है जो पाइपलाइंस की लीकेज को चेक करती है, उस डिवाइस का नाम होता है गीगर काउंटर, GIGER, गीगर काउंटर। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में ये चीज 100% पूछी जा सकती है, गीगर काउंटर, ठीक है जी। अब देखिएगा इस चैप्टर में फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ बेटा आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के लिए थोड़ा सा ही है वैसे तो, छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं। देखता हूँ टाइम कितना है, 5-7 मिनट बचे हुए हैं, ये हो नहीं पाएगा, लगभग इसको 15-20 मिनट चाहिए, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही कर लीजिए, कल मैं मैथ्स कराऊंगा। नेक्स्ट एक क्लास की ही जरूरत पड़ेगी, या कल मैथ्स से पहले ना 10-15 मिनट पहले इसको फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद कल मैथ्स कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी बेटा, ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।